कॉर्न, आज बायोकॉन में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 4% ऊपर है, 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है। अशोक लेलैंड में भी आज 6% का इजाफा है, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, जिसके बाद एक अच्छा मोमेंटम है। दोनों ही स्टॉक्स मानस सर ऑन चार्ट्स। देखिए बायोकॉन तो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि अगर आप देखें तो 400 से 410 इस रेंज में बहुत सारे रेजिस्टेंस है स्टॉक में, लेकिन आज 410 का जो लेवल है वो भी ब्रेक हो गया है। इंडिकेशन तो कल ही थे कि ऐसा लग रहा था कल की शायद ये रेंज को ब्रेक कर देगा, बट अब क्योंकि वो लेवल ब्रेक हुए हैं, आई थिंक नेक्स्ट टारगेट 460 470 के आसपास का हो सकता है। खरीदना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि कभी कोई डिप मिले तो 410 के आसपास खरीदारी करें, 390 का स्टॉप लॉस लगा ले और 470 के टारगेट सेट कर ले। अशोक लेलैंड में मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया हुआ था आपको एक स्टॉक को रिकमेंड करने के लिए। बहुत क्लियर ट्रेंड है, आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो 147 का स्टॉप लॉस लगा ले और 157 की टारगेट सेट कर ले। एक और स्पेस जहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमने लेटली देखा है वो है मेटल स्पेस। आप कोई भी मेटल का स्टॉक उठा के देखिए तो एक अच्छे मोमेंटम में एक अच्छा रुझान हम इस क्षेत्र में देख चुके हैं। टाटा स्टील के कल नतीजे आए और नतीजों के बाद एक अच्छा मोमेंटम आज फिर लौटा है पूरे ही मेटल स्पेस में। और मॉर्गन स्टैनले ने टाटा स्टील को ओवरवेट करके टारगेट प्राइस 200 का दिया है। जेफरीज ने भी टाटा स्टील के बाय रिकमेंडेशन देके टारगेट प्राइस को 200 का टारगेट दिया हुआ है। टाटा स्टील तो ये तो नतीजों की बात रही, लेकिन मेटल एज ए स्पेस सुनील सर, आपको कैसा लगता है? डॉलर में अब कमजोरी तो आई थी, लेकिन फिर एक बार वो 100 के आसपास गया, अब फिर से रिट्रेस कर रहा है टुवर्ड्स 99 98 लेवल्स। और चाइना में भी अब थोड़ा इकोनॉमिक सिनेरियो बेटर लग रहा है विज़ व्हाट इट वाज, और यूएस के साथ अब बातचीत तो शुरू हो चुकी है। सो मेटल एज अ स्पेस, हाउ डू यू लाइक इट? देखिए, आई थिंक शॉर्ट टर्म प्ले इट्स अ ग्लोबल सिक्लिकल, तो याद रखना चाहिए कि और इट्स डिटरमिन्ड बाय चाइना रादर देन एनीबडी एल्स। तो हमें उनको ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिकली डिमांड सप्लाई फॉर स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, दीज आर नॉट द इशू, बिकॉज गवर्नमेंट की कैपेक्स भी चल रही है और प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ेगी तो डिमांड रहेगी। मगर इसके दाम लंदन मेटल एक्सचेंज में और उधर अमेरिकन मेटल एक्सचेंज में फिक्स होते हैं, तो प्राइसेस आर वेरी सेंसिटिव। तो इसमें क्या होता है कि बहुत उतार चढ़ाव होता है, तो समझिए कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक इन्वेस्टिंग इन ऑयल। तो ये ग्लोबल जो फैक्टर्स होते हैं, देखिए एक बार चाइना का कुछ डेटा आया और समझिए कि जीडीपी ग्रोथ में कुछ कटौती दिखी, तो उसमें इमीडिएटली मेटल्स के ऊपर रिएक्शन दिखेगा। अमेरिका और चाइना ने गठबंधन कर दिया तो चीन का बढ़ेगा। तो इट इज it's not for the what do you call that, faint hearted, okay? It is yes. something that, और एक लॉन्ग टर्म कॉल आप बेसिकली नहीं ले सकते हो, बिकॉज ग्लोबली ये इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, और ओवरऑल चीन को छोड़ें तो वर्ल्ड इज नॉट लुकिंग ग्रेट एज एन इकोनॉमी। एक स्लोडाउन की बात ही हो रही है, वर्ल्ड इज नॉट इन अ रिवाइवल मोड। तो इसीलिए चाइना स्पेसिफिक इसका रिएक्शन होता है। तो एज अ पोर्टफोलियो क्या कुछ 5-10% इसमें रखना ठीक होगा एज अ डाइवर्सिफिकेशन, जैसे गोल्ड और सिल्वर की करते हैं, वो मेटल्स में नहीं आते हैं बट फिर भी जैसे करते हैं, तो इसका भी एक सिमिलर लिंकेज है एंड इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट। आई मीन टेक्निकल्स पे शायद एमजे सर कुछ बता सकते हैं इसके बारे में, मगर ऑन अ फंडामेंटल बेसिस राइट, मेटल्स को एज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, बट अलग एक खाली प्योरली मेटल ओरिएंटेड पोर्टफोलियो रखेंगे तो आपकी BP will be like a ECG chart, okay? Very true. वेरी ट्रू, बहुत ही वॉलेटाइल सेक्टर है, और चाइना में क्या होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो मेटल सेक्टर में पड़ता है। लेकिन मेटल में जो संभावनाएं हैं और जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, वो सेफगार्ड ड्यूटी की भी बात हो रही है, एंड देन थोड़ा डिमांड रिवाइवल की भी बात चल रही है, केपेक्स की भी बात चल रही है। सो दैट इज सपोर्टिंग द मेटल्स राइट नाउ। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिसको मेटल स्पेस में अगर ज़्यादा एक्सपोजर है तो BP बढ़ने की संभावनाएं पूरी यहाँ पे दिखती है। दो और फार्मा स्टॉक्स की बात करते हैं मानस सर। ग्लेनमार्क जो आज करीबन 3.5% ऊपर है, और ऑरोबिंदो फार्मा जो 3% ऊपर है 1216 के पास। दोनों ही स्टॉक्स में कुछ दम लगता है आपको? तो देखिए ऑरो फार्मा तो काफी समय से हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा है। 3-4 दिन पहले इंडिकेशन मिला था जब स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, और स्ट्रेंथ तो अभी भी है। मेरा समझना ये है कि ऑरो फार्मा शायद 1260 1270 के लेवल्स को दिखा सकता है, बट क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, 1175 का है, तो डिप पे खरीदारी करनी है। करंट लेवल्स पे नहीं, डिप मिले
तो 1200 1205 वहां पर खरीदारी करें। 1179 का स्टॉप लॉस लगा ले और फिर टारगेट आप 1250 और 1270 के सेट करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक आपने बताया, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। ग्लेनमार्क ग्लेनमार्क की बात की आपने, ग्लेनमार्क की बात की थी आपने जी। तो देखिए ग्लेनमार्क भी अशोक लेलैंड के साथ दूसरा स्टॉक मेरा यही था आपको देने के लिए ग्लेनमार्क पे, क्योंकि यहाँ आज पर हमने आपके सारे स्टॉक को हाईजैक कर लिया। तो स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और रिकवरी में 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गए थे। तो बिल्कुल यहाँ पर तो अभी करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। पोजीशन ट्रेड ले, 1860 का स्टॉप लॉस लगा ले और 2000 की टारगेट सेट कर ले। मानस सर, मेटल स्पेस में विच चार्ट लुक्स मच मोर वेल प्लेस्ड एंड स्ट्रॉन्गर, नैल्को, टाटा स्टील? तो देखिए अगर आप ट्रेडर हैं तो आप नैल्को की तरफ देख सकते हैं। नैल्को अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, नैल्को में हायर टॉप्स हायर बॉटम दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है क्योंकि 4 दिनों में हमने नैल्को में अच्छी खासी रैली देखी है। तो अगर आप सेफ साइड पे जाना चाहते हैं, अगर आपके पास 3 से 6 महीने का समय है, तो टाटा स्टील पे बिल्कुल बेट किया जा सकता है क्योंकि टाटा स्टील ब्रेकआउट देके ऊपर सस्टेन हो रहा है। मेरा समझना है कि टाइम फ्रेम ज्यादा है तो 160 के स्टॉप लॉस से टाटा स्टील में खरीदारी करें। 220 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर है तो एक और दूसरा स्टॉक है मेटल क्षेत्र का, हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर आप खरीदारी करें क्योंकि स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। 20 10 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेडिंग के लिए ये एक बढ़िया पिक हो सकता है। 484 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 505 510 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है स्टॉक में। सुनील सर, इन्फ्लेशन के आंकड़ों को देख के क्या लगता है आपको, ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ रही है? विल आरबीआई कट रेट्स इन दिसंबर पॉलिसी? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज देखिए आई थिंक बिकॉज ऑफ द जीएसटी कट ग्रोथ के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। तो अगर ग्रोथ में कमी नहीं है तो और रेट कट करने की जरूरत कहाँ से आती है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन के आंकड़े आपको फूड प्राइसेस डिटरमिन करते हैं और अगले क्वार्टर का एक्सपेक्टेशन को मन में रखते हुए, क्योंकि रबी का सीजन हो जाएगा जनवरी में, आपको बैसाखी और ये अपना जो हार्वेस्ट का सीजन तो हो जाएगा, तो फ्यूचर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को मन में रखते हुए आरबीआई कॉल लेगी। सेकंड है, यूएस की एक फेड रेट कट की संभावनाएं कम हो चुकी है क्योंकि अब फेड के जो मिनट्स आए थे और इंडिविजुअल थोड़ी ऑकिश सेंटिमेंट्स और डेटा की कमी, क्योंकि अभी अभी वो फ्रीज ऑन अमेरिकन गवर्नमेंट का लिफ्ट हुआ आ रहा, तो डेटा कुछ नहीं आई थी। तो यूएस में लास्ट टाइम में सिंडिकेट किया था पॉवेल जी ने कि डाउटफुल दिसंबर का रेट कट, तो आरबीआई को भी दबाव कम होगी उसके ऊपर। और प्योरली बेस्ड ऑन पास्ट इन्फ्लेशन डेटा आरबीआई डजंट एक्ट, आरबीआई इन फ्यूचर, और प्रोबेबली आरबीआई का फोकस होगा ट्रांसमिशन ऑफ द ऑलरेडी डन रेट कट, राइट। उसके ऊपर जो भी अगर कुछ सपोर्टिव मेजर्स लेने हैं, लिक्विडिटी का कुछ करना है वो करेगी। बट मेरे ख्याल में जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन कट रही है तो रेट कट करो, ये आई डोंट थिंक इज एन ऑटोमेटिक रिएक्शन फ्रॉम आरबीआई। दे हैव टू टेक मल्टीपल फैक्टर्स लाइक फेड, ग्रोथ रेट, और ग्रोथ में कोई कमी नहीं है। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इंडिया रीचिंग 6.5 to 6.9% जीडीपी ग्रोथ, so there is no crying need to do a rate cut to support growth. So मेरे ख्याल में I am not yet very sure about a rate cut at this point, but market will always take rate cuts as positive from that point of view. But I have not yet changed my mind on the rate cut. माना सर, आईटी स्पेस में क्या करना है? कल बहुत अच्छा एक रुझान देखा हमको अक्रॉस द बोर्ड, मिड कैप्स, लार्ज कैप्स, सब में एक अच्छा मोमेंटम था। आज थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, पर डिप्स पे क्या खरीदना है? लाइक्स ऑफ टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो। देखिए लार्ज कैप में तो इन्फी को खरीदना है। कल हमने ब्रेकआउट देखा, आज एक पॉज कह सकते हैं, छोटा सा करेक्शन कह सकते हैं। मेरा समझना है कि इन्फी में ये जो करेक्शन था आज, वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा था। 1500 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। 1650 1650 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम मिड कैप में बात करें तो परसिस्टेंट तो अभी भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर अपने जो पिछला हाई था अमेरिका से जून मंथ पे जो हाई बना था उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। यहाँ पे केवल तो एक लेवल का ध्यान रखना है। स्टॉक 6180 के ऊपर निकले तो 6100 के स्टॉप लॉस से एक ट्रेडिंग कॉल लिया जा सकता है, जिसमें आप अपने टारगेट 6325 के आसपास के रख सकते हैं। सुनील सर, अगर इस समय किसी को अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना हो या बनाना हो तो एसेट